लड़की का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं भैरू सिंह राजपुरोहित आपके अपने यूट्यूब चैनल नवजीवन क्लासेज में एक बार हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले दो वीडियो लगातार पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने वैदिक काल को कर रखा है। वैदिक काल का हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाकर वो वीडियोज देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो ऋग्वैदिक काल के बारे में कि भाई जो उनका राजनीतिक संगठन किस प्रकार था किस प्रकार, और जो आर्थिक जो कि मतलब उनके जो घर चलाने का मान सकते हैं आजीविका का साधन क्या था, राजनीतिक धार्मिक उनके देवता के बारे में हम जानने की आज पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जो ऋग्वैदिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल तो इनको दो भागों में बांटा गया है वेंटरविट्स के द्वारा। तो ऋग्वैदिक काल का समय काल होता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। 1000 ईसा पूर्व है। अब हम पढ़ेंगे भाई ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक संगठन। राजनीति वर्तमान में हम राजनीतिक संगठन की बात करें तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सरपंच और विधायक, इस प्रकार की राजनीति हमारी संगठन है। लेकिन उस समय किस प्रकार की थी हम उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो ऋग्वैदिक काल का हम देखेंगे राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन या राजनीतिक संगठन देख लीजिए आप। तो उनका राजनीतिक संगठन राजनीति में किस प्रकार से भाग लेते थे। तो अगर ऋग्वैदिक काल के हम राजनीतिक संगठन की बात करें तो सबसे छोटी इकाई राजनीति की उस समय क्या थी, कुल। छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, कुल। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आज एक गांव है, उस गांव में एक कुल, मान लीजिए एक जात के 5 ग्रह एक परिवार के, तो वो क्या कहलाएगा, कुल। ठीक है, और उस परिवार में एक सदस्य मुख्य है, सबसे बड़ा बुर्जुर्ग होता है, वो मुख्य होता है। तो जो कुल का मुखिया था ऋग्वैदिक काल में वो क्या कहलाता था, वो उसे कहते थे कुलूप। कुलूप। ठीक है, 2 नंबर की बात करें तो अपनी जो दूसरी संस्था आ जाती है ग्राम। आपको पता है जे मान लीजिए एक परिवार है, मान लीजिए उस परिवार में 2 परिवार और जुड़ गए, किसी गांव के 5 परिवार जुड़ गए, ऐसे अनेक अनेक परिवार सम्मिलित रूप से रहने लग जाए तो क्या बनेगा, एक आपको पता है गांव बन जाएगा, विलेज, ग्राम बन जाएगा। तो उनके बाद कुल मिलकर क्या बनेंगे, ग्राम, और ग्राम का मुखिया ग्रामीणी। ग्रामीणी। ठीक है, और मान लीजिए ग्राम मिलकर क्या बन सकते हैं। अगर 3 नंबर की बात करें तो ये आ जाता है विष। क्या आ जाता है अपना, विष। जो ग्राम होते हैं, मान लीजिए एक गांव है और दूसरे गांव उनमें सम्मिलित हो गया, या आकर यहाँ से मान लीजिए वो गांव 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, तो उस 1 किलोमीटर के एरिया के दायरे में अनेक घर का निर्माण, मतलब खेत के अंदर घरों का निर्माण हो गया, तो वो गांव क्या हो गया, आपस में जुड़ गया, तो वो एक गांव बन गया। इस प्रकार विश्व बन गया, अनेक गांव मिलकर क्या बन जाते हैं, विश्व। और विश्व का जो अध्यक्ष होता है, जैसे मुख्य होता है, जैसे गांव में हम देखते हैं सरपंच, उसी प्रकार जो विश्व का हमें जो मुख्य होता है उसे कहते हैं विस्पति। क्या कहते हैं, विस्पति। ठीक है, अब आपको पता है मान लीजिए गांव, बहुत सारे गांव मिलकर बहुत सारे गांव लेक बन जाते हैं विश्व। मान लीजिए गांव का, जब मान लीजिए 5 गांव का समूह है, 5 गांव और आ गई, 5 गांव इधर से आ गए, तो बड़ा सा मान लीजिए गांव का एक समूह हो गया, तो उसको विस्पति। और सबसे जो कुल मिल गया, ग्राम ही मिल गया और विश्व, तीनों चीज सम्मिलित रूप से मिल गई, उसे क्या कहने लगा, जन। उसे कहते हैं जन। सभी लोग आपस में, मान लीजिए आप अगर मुगल काल पढ़ेंगे तो उस समय दिल्ली का सुल्तान अगर जहांगीर है, बाबर है, अकबर है, तो वो पूरे हिंदुस्तान पर क्या है, उस समय राजा है। क्यों, उस समय का वो राजा है क्योंकि वो सभी पर जीत हासिल कर चुका है। तो जन, और जन का जो मुख्य होता है उसे कहते हैं जनपति, उसे कहते हैं गोप्ता रक्षक, गोप्ता रक्षक, उसे कहते हैं गोप्ता रक्षक, अर्थात जनता का रक्षक।
अर्थात जनता का रक्षक, जो जनता की सेवा करता है, जनता का रक्षक, जनता की रक्षा करता है, जनता का रक्षक, जनता का रक्षक, उसे ही कहते हैं राजा। क्या कहते हैं? राजा। कि भाई जो कुल होता है, छोटा परिवार होता है, ठीक है, कुल का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? कुलू। ठीक है। ग्राम होता है, ग्राम का मुखिया क्या कहलाता है? ग्रामीणी। जैसे आज वर्तमान में ग्राम का मुखिया सरपंच कहलाता है, उसी प्रकार ऋग्वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के जो बीच की सभ्यता है, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, और जो विष होता था उनका विषपति, और जन का जनपति, गोप्ता रक्षक, जनता का रक्षक, अर्थात कह सकते हैं हम राजा, किंग। तो दोस्तों इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम देखेंगे भाई उनकी संस्था, जैसे कि आज हमारे गांव में पंचायत समिति होती है, तहसील होती है, उस प्रकार उनकी भी हम संस्था की बात करेंगे। जो राजनीतिक संस्था, राजनीतिक संस्था ऋग्वैदिक काल की बात करें हम, राजनीतिक संस्था कौन कौन सी थी? अगर एक नंबर की राजनीतिक संस्था की बात करें ऋग्वैदिक काल की, तो वो अपनी आ जाती है सभा। क्या आ जाती है? सभा। और 2 नंबर की बात करें तो वो अपनी आ जाती है समिति। क्या आ जाती है? समिति। और 3 नंबर की बात करें तो एक संस्था और है आर्यों की, वो आ जाती है विदत। विदत भी कहते हैं और विदत भी कहते हैं। तो दोस्तों ये राजनीतिक संस्था क्या होती है? वर्तमान में हम पंचायत समिति देखते हैं, तहसील देखते हैं, जो तहसीलदार उसमें बैठता है, उस प्रकार की जो अनेक लोकसभा हो सकता है, राज्यसभा हो सकता है, उसी प्रकार जो ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक संस्था सभा, समिति और विदत। ये भाई सभा क्या है? हम बात करते हैं सभा की, उसमें जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, उनका आवासीय होता है सभा में उच्च वर्ग। सभा में कौन जा सकता है? संस्था है सभा, और सभा में कौन जा सकता है? उच्च वर्ग के लोग, उच्च वर्ग। ठीक है। और उनके बाद आ सकता है कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग के लोग जा सकते हैं, लोग आ जा सकते हैं। तो जो सभा होती है उसमें हर आदमी नहीं जा सकता। जो मुख्य जो मान लीजिए जो उनके पास, जिसके पास धन होगा वो ही वहां जा सकता है। उच्च वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग, जो आर्थिक संपन्नता से अभिभूत है, और जो लोग आ जा सकते हैं। वर्तमान की बात करें तो ये अपनी आ जाती है राज्यसभा की तरह। उनमें भी जो अध्यक्ष होते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, वो ही जाते हैं वर्तमान राज्यसभा। वर्तमान में इसके मान लीजिए हम तुलना करें तो राज्यसभा से तुलना कर सकते हैं। समिति की बात करें तो इनमें आम लोग जा सकते हैं, आम लोग, कोई भी जनता जा सकती है, आम लोग जा सकते हैं, आम लोग जा सकते हैं। तो आपको पता है जिसमें उच्च वर्ग के, कुलीन वर्ग के लोग जाते हैं वह राज्यसभा की तरह है, जिसमें आम लोग, हर कोई आदमी अपनी समस्या या फिर कोई भी बात, कोई भी मान लीजिए कागज की कार्रवाई करनी हो, वो अपनी समिति में जा सकता है। वर्तमान में कह सकते हैं लोकसभा की तरह, लोकसभा की तरह। तो ऋग्वैदिक काल की 3 संस्था है, सभा, समिति और विदत। अगर विदत की हम बात करें दोस्तों, विदत की, तो ये जो आर्य लोग थे, सब सिंधु प्रदेश में आए थे, बाहर से आए थे। मैक्स मुलर के अनुसार वो बाहर से, मान लीजिए उनका सर्वमान्य तथ्य विदत मध्य एशिया से आए थे, कहते हैं। विदत जो आर्यों की प्राचीन संस्था थी, जो आर्य बाहर से आए थे, वहीं बाहरी सभ्यता थी। बाहरी सभ्यता के कारण जो विदत है संस्था, उनकी ही बाहर से ही लेकर आए थे, आर्यों की प्राचीन संस्था, प्राचीन संस्था। तो दोस्तों ये मुख्य प्रश्न है, राजनीतिक संस्था, सभा, समिति और विदत। राजनीतिक संगठन में इनका वर्चस्व बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी बार बार इनसे बनते हैं कि भाई सभा में कौन लोग आ सकते हैं, समिति किसे कहते हैं और विदत किसे कहते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ठीक है दोस्तों,
अब कुछ राजनीतिक संगठन में उल्लेखित शब्द हैं, उनके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो राजनीतिक संगठन की बात करें तो इनमें जिसका उल्लेख हुआ है, इनकी बात हम करते हैं। सर्वप्रथम उल्लेख किसका है हुआ है? पुरोहित। किसका हुआ है? पुरोहित का। ठीक है, राजा का सहयोगी होता था पुरोहित, जो मान लीजिए राजा किसी काम में व्यस्त हो जाता था तो उनका कार्य कौन संभालता था? पुरोहित। उनके बाद किसका स्थान था? ग्रामीणी का। ग्रामीणी का नहीं, उनके बाद स्थान था, सॉरी, सेनानी का। सेनानी के बाद आता है ग्रामीणी। सेनानी, ग्रामीणी का उल्लेख, ग्रामीणी का उल्लेख। तो ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक संगठन में पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी का उल्लेख हुआ है। पुरोहित जो राजा का सहयोगी होता था, सेनानी जो सेना अध्यक्ष होता था। मान लीजिए कोई भी सेना के बीच में हथियारों की कमी आ गई है, हथियारों का मान लीजिए उल्ट पुल्ट करना है, या फिर कह सकते हैं हथियारों को कहीं भेजना है, कहीं से मंगवाना है, तो ये सब कार्य किसके पास होते थे? सेनानी का। और इसका जो बड़ा रूप होता है कोषाध्यक्ष, एक सेना का बड़ा रूप कोषाध्यक्ष, जिसमें क्या होता है, हथियारों के जितने मान लीजिए क्रय विक्रय होते हैं वो कौन देखता है? कोषाध्यक्ष देखता है। ग्रामीणी, मान लीजिए कोई राजा किसी स्थान पे विराजित है और उस स्थान के एरिया को ग्रामीणी, मतलब उस सरपंच कह सकते हैं वर्तमान स्थिति में, तो वो जिस प्रकार से वो क्या चल रहा है, उस गांव में क्या हो रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या अव्यवस्था है, इनकी सारी जानकारी तो देता है राजा को। इनके बाद एक स्पष्ट नामक दूत कर्मचारी का उल्लेख हुआ है। स्पष्ट नामक कर्मचारी का उल्लेख, कर्मचारी का उल्लेख, इसे कहते हैं गुप्तचर। मान लीजिए भाई राजा जैसा भी हो, राजा क्या सोचता है मन में कि भाई मैं मेरी जनता के बीच में कैसा व्यवहार करता हूँ और जनता मुझे किस प्रकार से वापस रिस्पॉन्स देती है, वो सब कुछ जानने के लिए जनता के बीच में राजा अपना एक गुप्तचर यानी एक अपने आदमी को भेजता है। अगर आपने सीआईडी देखी है तो उनमें ही गुप्तचर होते हैं, आपको पता है। तो वो क्या करते हैं, खूनी की या फिर किसी की छानबीन करते हैं और खूनी के पीछे लगे होते हैं, और जो कुछ भी उनको जानकारी मिलती है सीधे वो अपने सर यानी किसी को मार देते हैं। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो जैसे दया, अभिमन्यु आप सभी जानते हैं, उनको वो दे देता है। उसी प्रकार स्पष्ट नामक कर्मचारी का उल्लेख गुप्तचर के रूप में हुआ है कि भाई जनता मेरे बारे में क्या सोच रही है, जनता मेरे बारे में लोगों को क्या कह रही है कि वो राजा कैसा है, क्या नहीं करवा रहा है, क्या करवा रहा है, क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। स्पष्ट नामक कर्मचारी का उल्लेख। और 3 नंबर की बात करें तो पंचजन का उल्लेख हुआ है। पंचजन, पंचजन का उल्लेख। भाई ये पंचजन क्या होते हैं? तो आपने एक 10 राज्य युद्ध नाम सुना होगा कि 10 राजाओं के संग और जो हमारा राजा सुदास था, भरत का राजा भरतजन का राजा सुदास और 10 राजाओं के संग में एक जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था और उसमें सुदास की विजय हुई थी, और उसी के नाम पर हमारे भारत देश का नाम भरत के नाम पर ही भारत पड़ा था। तो पंचजन का उल्लेख क्या होते हैं? पंचजन वैदिक काल के अगला पॉइंट, अगला मान सकते हैं, अगला कौन सा काल आएगा? महाजनपद काल। तो उनमें क्या होते हैं आपको पता है, जनपद और महाजनपद। जनपद को जो जनपद होता है, 2 जनपद मिल गए, 3 मिल गए, क्या बनता है? महाजनपद काल। उसी प्रकार पंचजन, जन जन और जन, मान लीजिए ये जन है, एक कबीला है, ठीक है, और इनमें एक कबीला और जुड़ गया तो ये क्या कहलाने लगे? ये दोनों कहलाने लगे जनपद, 2 जुड़ने पर। और मान लीजिए वहां पर 10 है, जन 10 है, 2 जुड़ गए तो जनपद। अगर सभी 10 के 10 इनके साथ जुड़ चुके तो यहाँ अपना क्या लगता है, वहां बड़ा हो जाता है महाजनपद, आगे काल, महाजनपद काल। इस प्रकार पंचजन का उल्लेख हुआ है। भी वहां कौन कौन से पंचजन थे हम वो देखते हैं, जो मुख्य मुख्य जन थे। जैसे कि वर्तमान में गांवों के नाम होते हैं, अच्छे अच्छे गांवों के नाम, 5 मुख्य गांव या 5 बड़ी सिटी, 4 महानगर, उस प्रकार पंचजन थे उस समय। वो कौन कौन से थे? अणु, अणु, यदु, अणु, यदु, तुर्वस, पुरु, दुवै।
ये पंचजन थे। मान लीजिए 5 उस समय के गांव थे, ऐसा आप सोच सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। अणु, यदु, तुरुस, पुरु, दुवै। जब हम महाजनपद काल पढ़ेंगे, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्रसंज्ञ, मल्ल, चेदी, वत्स्य, कुरु, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, सूरसेन, पांचाल, इस प्रकार के जब हम महाजनपद काल पढ़ेंगे तो आपको सभी को पता है कि सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध था। तो उनमें तो मगध था, उनमें कौन सा है? पुरु शक्तिशाली। उस समय पुरु शक्तिशाली था। ठीक है दोस्तों, अब हम अगर 4 नंबर पॉइंट की बात करते हैं तो राजा का पद देवीय नहीं था। राजा का पद देवीय नहीं। तो आपने कभी कभी सुना होगा कि वासुदेव पौंड्रक, अगर आपने कृष्ण लीला देखी तो वासुदेव पौंड्रक वो अपने आप को भगवान समझता था। तो यही बात है कि राजा का पद देवीय नहीं था उस समय, जो ऋग्वेदिक काल था, राजा का पद देवीय नहीं था। मान लीजिए आपने कभी कभी फिल्में में क्या, रामायण महाभारत में देखा होगा, राजा होता वो क्या कहता है? मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही भगवान हूं। इस प्रकार का राजा का पद देवी नहीं था। जो राजा था वो भी अपने इष्ट देवों की सेवा करते थे, पूजा करते थे, अर्चना करते थे। उनका कहना है कि हम सब भगवान की दास है और भगवान ने मुझे प्रतिनिधि के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर अपने जनता के बीच में अच्छा शासन करने के लिए हमने अपने प्रतिनिधि बनाकर, मान लीजिए हम एक राजा होता है, वो किसी व्यक्ति को सेनापति नियुक्त करता है तो अपना क्या करता है? एक प्रतिनिधि नियुक्त करता है, अपना एक व्यक्ति किसी काम में लगाता है। उसी प्रकार भगवान ने देवी, राजा का पद देवी नहीं है, भगवान ने अपना एक प्रतिनिधि चुनकर और कहाँ भेजा है? धरती पर, और जनता की रक्षा के बारे में भेजा है। तो इस प्रकार का ये देवीय नहीं था। अगर मान लीजिए राजा किसी के साथ अन्याय करता है, राजा किसी के साथ अन्याय करता है, भला बुरा करता है, तब क्या होता है? वो जनता कहती है देवीय। तो उस राजा को पता होता है कि मैं इसके साथ अन्याय कर रहा हूं, मुझे भगवान माफ कभी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार राजा का पद देवी नहीं था। उस समय ऋग्वेदिक काल में जो राजनीतिक संगठन था, आज की बजाय मैं कहता हूं वो बहुत ही 100% अच्छा था। तो दोस्तों ये राजनीतिक संगठन हमारा खत्म हो गया, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सामाजिक जीवन के बारे में। ये राजनीतिक जीवन हो गया, राजनीतिक संगठन हो गया, जीवन कह सकते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? सामाजिक जीवन था। भाई वह समाज में किस प्रकार रहा करते थे, समाज में किस तरह बोला जाता है उनके, आज हम देखेंगे। अब भाई सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन, ऋग्वेदिक काल का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, अब हम इनके बारे में देखेंगे। तो समाज में वो क्या करते थे? जो अपना परिवार होता था उनमें वो क्या करते हैं? तो पहले मान सकते हैं उनका जो परिवार था कौन सा है? परित्सतात्मक, पितृसत्तात्मक था उनका परिवार। भाई ये पितृसत्तात्मक क्या होता है उनकी भी हम चर्चा करेंगे। पितृसत्तात्मक की चर्चा हम अब कर रहे हैं। तो भाई पितृसत्तात्मक ऐसा है कि मान लीजिए आपके गांव है, आपका गांव, मान लीजिए कोई भी गांव हो, बड़ी सुवाई, कौन सा लून कंसर, कोई भी आप विलेज हो, ऐसा मत कहना कि हमारे गांव का नाम नहीं लिया। मैं 2 ऐसे उदाहरण दे रहा हूं कि आपके गांव में मान लीजिए इतना बड़ा ये अपना गांव विलेज है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे खुदाई हुई, अपना गांव कहीं मान लीजिए दब गया, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अनुमान लगाए हम आगे ही सोचें, दब गया। तो अगर यहाँ पे आपके गांव में एक माता रानी का मंदिर है, ठीक है, कौन सा मंदिर है? माता रानी का, ठीक है, वो भी खुदाई में मिलेगा, जो अगली पीढ़ी आएगी, अगले लोग आएंगे। यहाँ पर एक जगदम्बा माता का मंदिर है, जगदम्बा माता, ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं सोडी जी माता का मंदिर है, सोडी सती माता, सोडी सती माता। और यहाँ पर एक मंदिर और है लक्ष्मी जी का, और यहाँ पर एक मंदिर है मान सकते हैं बालाजी का, बालाजी का। और यहाँ पर एक किसी स्त्री का मंदिर और मान सकते हैं, मान लीजिए कोई सती मान सकते हैं, कोई किसी प्रकार की।
तब ये गांव मान लीजिए भूमि के अंदर समा गया, तो अगली पीढ़ियां इनकी जब खुदाई करेगी किसी गांव की, तो इनमें वो क्या पाएंगे कि भाई हमने जिस स्थान की खुदाई की है उनमें अधिकतर मंदिर किसका है, महिला देवियों का है। लक्ष्मी जी का है, महिला देवती देवीजा, और माता रानी और जगदम्बा माता, छोटी सती माता और सती जी कोई भी हो सकती है। बालाजी का मंदिर सिर्फ एक मिला है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो जो समाज था वो प्रतिशतात्मक था। उनमें अपने माल घर में किसी पिता होता है उनकी चलती है, तो इस प्रकार का है प्रतिशतात्मक, मैंने आपको बताया। 2 नंबर की हम मान लीजिए बात करें तो महिलाओं की स्थिति अच्छी, महिलाओं की स्थिति अच्छी, महिलाओं की स्थिति क्या है, अच्छी। महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी उस समय। कैसे पता चलता है कि मान लीजिए उस समय क्या, आगे हम उनके भी बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आप देख लीजिए महिलाओं की स्थिति उस समय अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में थोड़ी महिलाओं की स्थिति घट गई। ठीक है। 3 नंबर की बात करें तो अपना आ जाता है संयुक्त परिवार प्रथा। संयुक्त परिवार प्रथा थी उस समय। क्या होता है संयुक्त परिवार? 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 12 तो ज़्यादा होगी, 9-10 पीढ़ी के जो आसपास के जो लोग हैं, काका, भतीजा, बुआ, मान लीजिए जैसे कि दादा, कोई भी उनका जो दादा के 5 पुत्र है, 500 पुत्रों के ही पुत्र है, पुत्रियां, वो क्या रहते हैं, एक ही घर में अंदर रहते हैं और एक ही चूल्हे पे। अगर चूल्हे अलग अलग है, खाना बनाने वाला स्थान अलग अलग है, तो मैं कहता हूँ संयुक्त परिवार की श्रेणी में नहीं है। लेकिन एक चूल्हे के ऊपर खाना बनाकर, खाना पकाकर और खाने वाला संयुक्त परिवार कहलाता है। तो उस समय ऋग्वैदिक काल में सामाजिक स्थिति यह मुझे बहुत ही प्रिय है, बहुत ही अच्छी है स्थिति है संयुक्त परिवार प्रथा। महिलाओं की स्थिति अच्छी है, आज से महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी है। 4 नंबर की बात करें तो वहां पर क्या थी, वर्ण व्यवस्था कठोर। वर्ण व्यवस्था कठोर, वर्ण व्यवस्था इतनी कठोर थी तो कैसे थी कठोर वर्ण व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था मान सकते हो आप, किसी व्यक्ति का जन्म होता है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी नीचे कुल में जन्म ले लिया हो, ठीक है, कोई भी नीचे कुल में जन्म ले लिया है और काम क्या करे, बहुत अच्छे ब्राह्मणों जैसे काम करे, यज्ञ करवा रहा है, अच्छे काम करवा रहा है, तो वो क्या करेगा, कर्म के आधार पर अच्छे काम वो कर रहा है तो वो अच्छा व्यक्ति कहलाएगा। वर्ण व्यवस्था कठोर। ठीक है दोस्तों। 5 नंबर की हम बात करेंगे तो क्या था वहां पे, बाल विवाह। बाल विवाह, विधवा विवाह नहीं, बाल विवाह, विधवा विवाह नहीं, विधवा विवाह नहीं था। ठीक है, बाल विवाह भी नहीं था वहां पे और विधवा विवाह भी नहीं था। बाल विवाह आप समझते हो 18 साल की नीचे की उम्र, तो उस समय हो सकता है 9 होगी या फिर 12 होगी, इस प्रकार की हमें हो सकता है बाल विवाह। और विधवा विवाह, किसी मान लीजिए स्त्री का, पति का निधन हो गया, पति की मृत्यु हो गई, तो उनके बाद वो क्या नहीं कर सकती थी, वापस दूसरा, मान सकते राजस्थानी भाषा में बोले तो दूसरा ब्याह नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों 6 नंबर की बात करें तो यहां क्या था, पुनर्विवाह। पुनर्विवाह और नियोग प्रथा थी, और नियोग प्रथा। क्या होता है पुनर्विवाह, क्या होता है नियोग प्रथा? अगर पुनर्विवाह की बात करें तो एक स्टार उत्सव पर चैनल भी, मान लीजिए एक सीरियल भी चलता था पहले, अब की बात नहीं है, पुनर्विवाह। मैंने तो नहीं देखा लेकिन नाम सुना है। पुनर्विवाह क्या होता है, मान लीजिए वह दोबारा स्त्री शादी कर सकती है, ऐसा नहीं कि उनका पति मर चुका है, वो अपनी इच्छा से उस विवाह, मान लीजिए छूटा छेड़ा कर सकती है, मान लीजिए उनको तलाक दे सकती है, अगर तलाक देकर और वो अपना दूसरा विवाह कर सकती है, पुनर्विवाह। और नियोग प्रथा क्या होती है, मान लीजिए किसी स्त्री के पति का स्वर्गवास हो जाता है या स्त्री पति की मृत्यु हो जाती है, हम कह सके तो वो क्या करती है, अगर हम देखें तो वो देवर से विवाह कर लेती है, देवर से शादी, देवर से शादी, तो उसे क्या कहते हैं, नियोग प्रथा। अगर राजस्थानी भाषा में कहे तो ऐसा कहते हैं कि नियोग प्रथा के अंतर्गत
जो कहते हैं जो स्त्री होती है वो देवर की क्या पहन लेती है, चूड़ी पहन लेती है, उसे कहते हैं नियोग प्रथा। पुनर्विवाह मैंने आपको अभी बता ही दिया है। अब क्या है, सती प्रथा। सती प्रथा नहीं और पर्दा प्रथा भी नहीं थी। पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा भी नहीं थी। सती प्रथा आप समझ सकते हो, किसी भी, मान लीजिए किसी राजस्थानी भाषा में बोले तो किसी मोटार की मृत्यु होने के उपरांत उसे सती होना नहीं पड़ता था। उस समय सती नहीं होती थी वो, और पर्दा प्रथा नहीं था। क्या होता था, आज के समाज में घूंघट सर्वोपरि है कि भाई घूंघट को आप हटाकर बाहर नहीं जा सकते हैं। घूंघट को अपने घर के अंदर तक उसे, इस महिला को सीमित रखा जाता है, और उसे कहते हैं पर्दा प्रथा। कि उस समय जो महिलाएं थे वो घूंघट नहीं रखती थी, वो आजाद आजाद घूमती थी, और महिलाओं की स्थिति उस समय अच्छी थी। तो आगे हम बात करें, विवाह की बात कर लेते हैं हम। विवाह की बात करें तो विवाह दो प्रकार के होते थे उस समय, अनुलोम और प्रतिलोम। तो कैमरामैन नहीं दिखाई दे रहा है, आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उनके बाद हम आगे शुरू करते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम जो इनके आगे के टॉपिक कर रहे हैं वो आपको इनके नीचे, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इनके नीचे लिख देना। इनको मैं रब कर रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए। परिस्थितित्मक महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, संयुक्त परिवार प्रथा, वर्ण व्यवस्था कठोर कर्म के आधार पर थी, बाल विवाह, विधवा विवाह नहीं, पुनर्विवाह था, नियोग प्रथा भी थी, सत्य प्रथा नहीं थी, और पर्दा प्रथा भी नहीं था। अब पॉइंट आप लगा सकते हो, कितने 7 हो गए देख लीजिएगा आप। अब हम देखते हैं विवाह, उनके नीचे भी आप लिख सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं। विवाह दो प्रकार के होते थे भाइयों लोगों। कौन कौन से? एक विवाह होता था अनुलोम, एक होता था प्रतिलोम। क्या होता है अनुलोम विवाह, क्या होता है प्रतिलोम विवाह, इनके बारे में हम देखते हैं। तो अनुलोम विवाह में क्या होता है दोस्तों, तो मान लीजिए एक गांव है, ठीक है। एक गांव के भीतर जो एक हो सकता है निम्न वर्ग, एक होता है उच्च वर्ग, ठीक है, 2 वर्ग हैं। मान लीजिए किसी कारण किसी जो उच्च वर्ग का लड़का है उसे निम्न वर्ग की लड़की पसंद आ गई, तो वो क्या करता है, वो उससे विवाह कर सकता है। आज के टाइम में हम उससे नहीं कर सकते हैं। अनुलोम विवाह में क्या होता है, जो मान सकते हैं राजस्थानी भाषा में बोले तो जो बीन होता है, जो दूल्हा होता है, वो तो क्या होता है, उच्च वर्ग का होता है, अच्छे खानदान का, ऊंचे वर्ग का होता है। लेकिन जो वो किससे शादी करा है, वो लड़की है, वो क्या होती है, निम्न वर्ग की। तो इसमें क्या होता है, पुरुष उच्च वर्ग का, ठीक है, और महिला निम्न वर्ग की। पुरुष उच्च वर्ग का होता है इसमें, और महिला निम्न वर्ग की, दोनों आपस में शादी कर लेते हैं, उसे कहते हैं अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम में क्या होता है, इनका उल्टा हो जाता है। मान लीजिए उच्च वर्ग की क्या है, महिला है, और निम्न वर्ग का क्या है, पुरुष है। तो इनमें देख लीजिए उच्च वर्ग महिला, उच्च वर्ग की कौन है, महिला है, ठीक है, और निम्न वर्ग का क्या है, पुरुष। निम्न वर्ग का क्या है, पुरुष है। अब इतनी बात हमने कर ली, प्रतिलोम हुआ गया, अनुलोम हो गया, दोनों हो गया। अब हम देखते हैं अमाजू, एक शब्द मिलता है हमें अमाजू। क्या मिलता है, अमाजू। भाई ये अमाजू क्या होती है, मान लीजिए कोई लड़की ऋग्वैदिक काल में अपने पढ़ाई से लेकर, या बोल सकते हैं कोई भी कार्य के उपरांत स्त्री क्या नहीं करती है, वो कन्या शादी नहीं करती है। तो जो सदा कुंवारी रहने वाली स्त्री, राजस्थानी भाषा में बोले तो पूरा साल जद ताई जीवती रहे व कुंवारी रहे और शादी भी नहीं करे, अमाजू। सदा कुंवारी सदा कुंवारी रहने वाली कन्या अमाजू किसे कहते हैं, सदा कुंवारी रहने वाली, विवाह नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं, अमाजू। तो ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में
गोसा, अपाला, लोपामुद्रा, विस्वारा आदि विदुषी महिलाएं थी। ऋग्वेदिक काल में गोसा, अपाला, लोपामुद्रा, विस्वारा ये क्या थी? ये थी ऋग्वेदिक काल में विदुषी महिलाएं। मान लीजिए कोई स्त्री अपनी शिक्षा के विरुद्ध शादी नहीं करे तो उसे कहते हैं ब्रह्मवादिनी, गृहवादिनी, इस प्रकार के अलग अलग नाम लेते हैं। ऋग्वेदिक काल में गोसा, अपाला, लोपामुद्रा, विस्वारा आदि जो स्त्रियां थी विदुषी महिलाएं। मान सकते हैं गोसा थी वो कमरी रह गई, इस कारण इसे विदुषी की श्रेणी में रखा गया। अपाला ने अपने पढ़ाई के चलते शादी नहीं की, अनेक कारण हो सकते थे। मान लीजिए किसी विकलांग की स्थिति में थी, इस प्रकार वो शादी नहीं कर सकी। तो अब हम देखते हैं खान पान के बारे में। विदुषी महिलाएं खान पान में ऐसा है कि जो आर्य लोग थे वो क्या थे? शाकाहारी थे और मांसाहारी थे, दोनों ही, शाकाहारी और मांसाहारी। तो शायद अब नीचे आपको नहीं दिखाई देगा हो, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो हम आगे देखते हैं, उनसे आगे आप नोट्स बना सकते हो, उनके आगे लिख लेना। उनके बाद आता है क्षीर पक्वदान, और इनके बाद आएगा अपना करम्बू, और आगे आएगा यवांगू। भाई ये क्या होते हैं? क्षीर पक्वदान, करम्बू, यवांगू क्या होता है? इनके बारे में चर्चा करें। तो जो क्षीर पक्वदान होता है उसे कहते हैं पक्की खीर। भाई कच्ची खीर क्या होती है, पक्की खीर क्या होती है? मान लीजिए जो गेहूं का दाला बनता है, दाला की जो खीर होती है दूध में मिलाकर, उसे कहते हैं कच्ची खीर। पक्की जो चावलों की बनी होती है उसे कहते हैं पक्की खीर। और करम्बू, जौ का सातू प्लस दही। जौ का सातू बनाया जाता था उस समय, और दही, उनमें जो दही भी मिलाया जाता था उनमें। और यवांगू किसे कहते हैं? जौ का दलिया। जौ का दलिया क्या कहते हैं? यवांगू कहते थे उस समय। अब हम आगे की बात करें तो अपना एक अलग नाम आ जाता है। उनमें क्या होता है कि भाई यहां पर क्या नहीं हुआ है? नमक का उल्लेख नहीं हुआ है। भाई नमक का क्या नहीं है? उल्लेख नहीं हुआ है, नमक का उल्लेख नहीं। तो आप कहेंगे वो क्या नमक खाते नहीं थे? पत्ता नहीं खा सकते हैं, लेकिन हमें नमक का उल्लेख ऋग्वेद के पुस्तक में नहीं मिला है। हो सकता है कि उस समय ब्राह्मण लोगों की दिक्कत थी, ब्राह्मण लोग नमक बहुत कम खाते हैं, इस कारण वो नमक को एक अखाद्य सामग्री के रूप में देखते हैं। अगर अलग आगे की बात करें, सोमरस, जड़ी बूटियों की जड़ों द्वारा निकाली गई पीने योग्य उस समय राजाओं की बहुत प्रिय पेय पदार्थ थी सोमरस। तो आज हमने सामाजिक जीवन भी इतना कर लिया दोस्तों, अब समय अपना मैच देखना हो गया है। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारा वीडियोस देखा। तो अगर आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ले लीजिए। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।